हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। CHSL का पेपर शिफ्ट 1 स्टार्ट करें। एग्ज़ाम जो आपका है CHSL का, उसमें क्या क्या पोर्शन रहा, ग्रामर का, वोकैबलरी का, कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी देख लेते हैं। ग्रामर आपकी 12 मार्क्स की आई, वोकैब 24 और कॉम्प्रिहेंशन 14। कॉम्प्रिहेंशन में आपका 5 क्वेश्चन आए थे, 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट और 4 मार्क्स के जम्बल्ड। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, इडियम, फ्रेजेस। FIB जो आए इस बार इस पेपर में, वो भी वोकैब बेस्ड थे। FIB समटाइम्स ग्रामर बेस्ड भी आते हैं। ग्रामर में एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और FIB का एक भी क्वेश्चन नहीं था, 0। क्लियर? तो 12 नंबर की आपकी ग्रामर आई थी, 24 की वोकैब और 14 का कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इडियम। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स, देखो स्टूडेंट, आर्म्स आप सभी को पता है, आर्म्स का मतलब क्या होता है, हाथ होते हैं। उसी से आर्म्स का एक और मतलब होता है स्टूडेंट, वेपन या आर्मर। ठीक है, वेपन जो होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे हाथ का ही, क्योंकि जो गन होती है, जो स्वॉर्ड होती है, तलवार या गन या धनुष, ये सब चीज़ें आप किस में पकड़ते हो, हाथ में। ठीक है, तो वो हाथ का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म माना उसको, तो उसी को भी क्या बोल दिया गया, आर्म्स। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो अप इन आर्म्स मतलब आर्म्स को अप कर लेना, हथियारों को ऊपर कर लेना। मीन्स जब आप बहुत गुस्से में हो किसी चीज़ को लेके और आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो, आपको बहुत गुस्सा है, आप फाइट के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो, उसके लिए यूज़ होता है स्टूडेंट अप इन आर्म्स। क्लियर? ऑप्शंस देखो। थ्रो अप आर्म्स इन जॉय, आर्म्स को हवा में उड़ा देना खुशी से, नहीं होगा। डिवाइड इनटू आर्म ग्रुप्स, डिवाइड कर देना, नहीं होगा। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, फाइटिंग गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है इसका, है ना। इसके लिए आता है स्टूडेंट ले डाउन योर आर्म। इसके लिए जो इडियम यूज होता है वो होता है ले डाउन योर आर्म्स। क्लियर? राइट आंसर होगा एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज से गुस्सा होना। क्लियर? ये इडियम आपका 2019 में भी आया हुआ है। अप इन आर्म्स क्या हुआ, टू बी एंग्री। नेक्स्ट ये देखो, अप इन आर्म्स, इसके बाद में आप प्रपोजिशन अबाउट या ओवर यूज करते हैं। क्लियर? प्रोटेस्टिंग विगरसली अबाउट समथिंग, क्या होता है, अप इन आर्म्स। एग्जाम्पल्स है, एनवायरमेंट ग्रुप्स आर अप इन आर्म्स अबाउट प्लान्स फॉर फ्रैकिंग इन द एरिया। एनवायरमेंट ग्रुप्स क्या है, गुस्से में है, एंग्री है, किसकी वजह से, जो फ्रैकिंग है एरिया में, जो तोड़फोड़ करने का सोचा है या कोई प्लान बनाया है, उससे वो क्या है, गुस्से में है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ईडियम्स जो हैं, ईडियम्स कुछ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब यूज़ तो जब उनका किया होगा तब लिटरल मीनिंग के लिए ही हुआ होगा, बट धीरे धीरे वो फिगरेटिवली यूज़ होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिगरेटिवली यूज़ होने से ही लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ती है। क्लियर? जैसे देखो, टू किक द बकेट, अगर आप इसको लिटरल देखेंगे कि आप बोलोगे मैम ये इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, किक का मतलब क्या होता है, लात मारना, ठोकर मारना, बकेट मतलब बाल्टी, ये भी नहीं पता, हमें पता है बाल्टी को ठोकर मारना, किक द बकेट, नहीं। ये लिटरल आप इसको समझ रहे हैं कि बाल्टी के ठोकर मारना किक द बकेट होता है, नहीं। इसको समझेंगे, इसके ओरिजिन को समझेंगे। एक बार आप इस ईडियम की ओरिजिन को समझ जाएंगे तो आपके लिए ईडियम को याद रखना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि किक द बकेट कैसे हुआ, एक पर्सन है, जब भी कोई पर्सन सुसाइड करता है, रस्सी लगाता है गले में, ऊपर से किसी भी चीज़ से वो अपने को बांधता है, तो नीचे टेबल, चेयर, कोई ना कोई सपोर्ट वो लगाता है, जिसको जब उसको सुसाइड करनी होती है तब तो उस सपोर्ट को वो अपने पैर से हटा देता है। तो उस सपोर्ट में जब कोई पर्सन बाल्टी रखता है, बकेट,
ठीक है। तो मरने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस बाल्टी को ठोकर मारना पड़ेगा, सपोर्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सपोर्ट को जब वो हटाएगा तब वो मर जाएगा। क्लियर? तो क्या मीनिंग हो गया, टू किक द बकेट, टू डाई, ठीक है। ईडियम्स, इंग्लिश में कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिग्यूरेटिवली यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिटरल भी होते हैं और फिग्यूरेटिव भी होते हैं, और कुछ सिर्फ लिटरल भी होते हैं। अगर आप बात करो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पर ये पर्सन है, ये बाल्टी है, ठीक है, ये इसने बाल्टी को ठोकर मार दी, टू डाई। ये जो है ये इसकी जुल्फे हैं भाई, ये कोई तोता नहीं है, ये इंसान ही है। क्लियर? द ओल्ड मैन किक द बकेट अ फ्यू आवर्स अगो। ओल्ड मैन की डेथ हो चुके कुछ देर पहले। क्लियर? अब देखो, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये एक लैंग्वेज की बात होती है। जैसे हम बोलते हैं यार इसका राम नाम सत्य हो गया, तो हम तो समझते हैं राम नाम सत्य का मतलब कि वो इंसान गुजर गया, समझ गए। लेकिन जो अंग्रेज़ है उसको अगर हम बोलेंगे कि राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य हो गया, तो वो क्या समझेगा कि राम का नाम सत्य है, ये बोलना चाह रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाएगा कि राम नाम सत्य का मतलब क्या है, डेथ। स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट नेस्ट को छेड़ना। क्लियर? हॉर्नेट क्या होता है, देखो हॉर्नेट एक वास्प होती है जिसके बहुत ही विस्कस से स्ट्रिंग होते हैं, शार्प स्ट्रिंग होते हैं। तो अगर आप उसके नेस्ट से छेड़छाड़ करोगे तो वो सारी की सारी हॉर्नेट आपके ऊपर अटैक कर देती हैं। क्लियर? यानी कि आप ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हो जिसमें बहुत सारे ट्रबल ही ट्रबल है, क्योंकि एक हॉर्नेट नहीं, बहुत सारी हॉर्नेट आप पे अटैक कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ आंसर, कॉल फॉर ए डायलॉग नहीं हो सकता, लीड अ रिवोल्ट, रिवोल्ट को लीड करना नहीं, डिस्ट्रॉय अ नेस्ट ये भी नहीं, आंसर होगा प्रोवोक ट्रबल, यानी ट्रबल को प्रोवोक करना, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ हॉर्नेट, कई बार आपको यहाँ हॉर्नेट्स इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना, हॉर्नेट की जगह यहाँ एस बना के फिर अपोस्ट्रोफी। तो बता दूँ, चलो ठीक है, आपसे ही पूछ लेती हूँ। ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि अगर सेम वही चीज़ जेम्स की बात करें, ठीक है, जेम्स अपोस्ट्रोफी एस, पैलेस, पैलेस, ये सही है, या जेम्स अपोस्ट्रोफी पैलेस, विच वन इज राइट, ठीक है, सॉरी, विच वन इज राइट आप बताएंगे और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अपोस्ट्रोफी एस का, विच वन इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो प्रोवोक ट्रबल क्या हो जाएगा, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। ये देखो, ये आपका 2017 मीन्स में भी आया हुआ है। हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैं आपको वो पहले किस किस एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए हैं वो भी बताती रहूँगी, और जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे किस तरह से उनकी एप्लीकेशन है और कैसे वो पूछे जा सकते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ट्रबलसम सिचुएशन। ये देखो ऐसा, ये हॉर्नेट है, ये इसका क्या है, नेस्ट है। क्लियर? हम हिंदी में भी तो बोलते हैं, क्यों मधुमक्खी के छाते में हाथ डाल रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको छेड़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही लड़ाकू होता है या जिससे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो बोलते हैं क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, ये बोलेगा तुम इसको कुछ, ये तुमसे खाने को आएगा, तुमसे लड़ेगा, है ना। वही कंटेक्स्ट यहाँ है, अ ट्रबलसम सिचुएशन, राइट। इफ़ यू स्टिर अप अ हॉर्नेट नेस्ट यू क्रिएट अ ट्रबल और प्रॉब्लम्स। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जंबल का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ए, द मोस्ट वेल नोन अमंग दैम इज द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। जो मोस्ट वेल नोन था उनमें वो कौन था, पर्पल फ्रॉग था जिसको इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी।
B. The Secret Life of Frogs is the first ever film of the amphibians of India. Secret Life of Frogs ये फिल्म का नाम है जो पहली फिल्म थी किसके ऊपर, एम्फीबियंस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के एम्फीबियंस पे ये फर्स्ट फिल्म थी। C. The film has been shot extensively in the Western Ghat. फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, वेस्टर्न घाट्स पे हुई थी। D. It showcases unique species of frogs which are critically endangered. इसमें दिखाई गई कुछ यूनिक स्पीसीज दिखाई गई फ्रॉग्स की जो खतरे में थी। एंडेंजर का मतलब रिस्क में होना, खतरे में होना। क्लियर? अब देखो, हमें जंबल्ड को स्टार्ट करने के लिए किसी भी पैराग्राफ को जब हम अरेंज करते हैं तो उसको पैराग्राफ को स्टार्ट करने वाला सेंटेंस जो है वो ढूंढेंगे, और स्टार्ट करने वाला सेंटेंस स्टूडेंट होता है स्टैंड अलोन सेंटेंस। क्या होता है, स्टैंड अलोन सेंटेंस। स्टैंड अलोन सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में इंडिविजुअल है, कंप्लीट है। क्लियर? और स्टैंड अलोन सेंटेंस में हम जनरली किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? जिन लोगों के पास में जंबल्ड की बुक है और या जिन्होंने जंबल्ड की वीडियोस देख चुके हैं, उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैम स्टैंड अलोन सेंटेंस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो, मैं आपको बता देती हूँ, इस ऑप्शन में यहाँ आया है अमंग दैम। क्या आया है, अमंग दैम, यानी किसी दैम की पहले बात हुई है, उसी के लिए आगे अमंग दैम आया है। इट मीन्स हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सी पे आते हैं। द फिल्म हैज़ बिन शोड, हाँ ये बता रहा है कि फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, इसका मतलब इससे पहले किसी फिल्म की बात हुई है, तो सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर डी, इट शोकेसेस, इट शोकेसेस यानी इट जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये किसी न किसी नाउन के लिए तो हुआ है। अब वो नाउन हमें चाहिए जिसके बाद तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो डी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट किससे होगा स्टूडेंट्स, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, क्या है ये, बी। यहाँ द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, क्या है ये, फिल्म का नेम, क्या है, फिल्म का नाम। ठीक है, और किसी भी चीज का नाम, ठीक है, क्या होता है, प्रॉपर नाउन। नाउन तो है, नाउन में कौन सा, प्रॉपर। क्लियर? और किसी भी चीज के नाम में कुछ स्टूडेंट यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं, ये एस से। ठीक है, नाम चाहे इंसान का हो, चाहे मूवी का हो, चाहे बुक का हो, चाहे प्ले का हो, उसके नाम में अगर एस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है। नाम में एस आने से भी नाम हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर ही रहता है। क्लियर? ये नाम कैसा भी हो, फिल्म है तो एक ही फिल्म का नाम ना, द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स। क्लियर? यहां से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार एग्जाम में, सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो, अरेबियन नाइट्स बहुत फेमस बुक है, आप में से पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने। अब अरेबियन नाइट्स है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये प्लूरल हो गया। अरेबियन नाइट्स है क्या, एक बुक का नाम है, तो क्या रहेगी, सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। तो नाम हमने इंट्रोड्यूस करवाया क्या, द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स। ये क्या है, पहली फिल्म है एम्फीबियन के ऊपर इंडिया में। ठीक है, स्टार्ट किया किससे, बी से। बी से स्टार्ट करने के बाद हमने देखा इस फिल्म को कहाँ शूट किया है, ये बताया, द फिल्म हैज़ बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन वेस्टर्न घाट। तो बी के बाद में क्या आ गया, सी। ठीक है, अब ए पे चलते हैं। ए में बोला गया है द मोस्ट वेल नोन अमंग डैम। इस डैम को ढूंढना है हमें, ये डैम कहाँ है, यहाँ। डी में क्या बोल रहा है, इसने शोकेस किए ऐसे यूनिक स्पीसीज, ऐसे यूनिक स्पीसीज को इसने शोकेस किया जो क्या थे, खतरे में थे, रिस्क में थे। क्लियर? और उनमें से भी मोस्ट वेल नोन, उनमें से भी ज्यादा जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, ज्यादा नीड किसको थी, पर्पल फ्रॉग को थी। वैसे तो यूनिक स्पीसीज को उसने बताया कि ये वही खतरे में है, रिस्क में है, लेकिन उनमें से भी ज्यादा रिस्क में कौन था, पर्पल था। तो यहां से क्या हिंट मिलती है स्टूडेंट, आपको क्या पता चलता है कि डी
डी और ए, डी ए नियॉन लिंक है, पहले डी आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा। तो सीक्वेंस क्या बन गई, बी सी डी ए। बी सी डी ए कहाँ है, बी ऑप्शन। पहली चीज बी से स्टार्ट होना था, ये दोनों ऑप्शन कट जाने चाहिए थे। डी ए नियॉन लिंक है, उससे ये ऑप्शन कट जाना था। आंसर क्या आ गया, बी। आप जंबल में, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन के किसी भी पार्ट में, चाहे नरेशन हो चाहे ग्रामर की बात करें, वहां आप तभी अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग हो। आप क्वेश्चन को जस्ट स्कैन करो और आपको आंसर मिल जाए, और ऐसा करते हैं मेरे स्टूडेंट्स क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रोंग है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आप जस्ट पैराग्राफ को देखोगे और आंसर मिलेंगे। मुझे बच्चे बात बताते हैं मैम डीए लिंक था, एक ही ऑप्शन था, पूरा पढ़ा ही नहीं हमने तो। क्लियर। नेक्स्ट जंबल देखो, ए दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुली ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी। ये टेस्ट, अब देखो स्टूडेंट, यहां से ही आपके ना अलर्ट हो जाना चाहिए आपको, दिस टेस्ट, यानी दिस से पहले किसी टेस्ट की बात हुई है तभी दिस टेस्ट बोल रहा है। समझ में है, किसी न किसी टेस्ट की बात करेगा तभी उसके लिए आगे दिस टेस्ट लेगा। ठीक है, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया किस पे, फुली ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पे, जिसको डिजाइन किसने किया, मारुति सुजुकी। बी each of these specific skills, इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहले किसी स्पेसिफिक स्किल्स की बात हुई होगी तभी these आया है। ठीक है, are to be tested and need to be completed successfully in under 7 minutes by the candidate, कि 7 मिनट में जो टेस्ट है उसको कंप्लीट करना है, ये स्किल्स हैं, इनको चेक करेगा। ठीक है। सी इट इज, ये इट क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, क्या है इस इट का मतलब, ये प्रोनाउन है, किसी न किसी के लिए तो आया होगा, किसी नाउन के लिए आया होगा, बिल्कुल। इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट्स टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। ठीक है, ये फुली ऑटोमेटिक ट्रैक है, इसके 6 सेगमेंट्स हैं जो चेक करते हैं किसको, स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स को। नेक्स्ट, द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज जो हैं उन्होंने हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस द न्यू ड्राइविंग टेस्ट, उन्होंने रिसेंटली एक नया ड्राइविंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अब आप खुद ही बता दो स्टूडेंट, इनमें क्या होगा स्टैंड अलोन सेंटेंस, क्या होगा, ओनली 1 सेंटेंस जो है वो स्टैंड अलोन है, वो है डी, जिसमें नए ड्राइविंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और इंट्रोड्यूस तो अपने आप में ही ऐसी एक वर्ब है जो इससे स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर, तो स्टार्ट करने वाला सेंटेंस क्या हुआ, डी, तो 2 ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमने किसकी बात की, न्यू ड्राइविंग टेस्ट की हमने यहाँ पर बात की। अब इसी ड्राइविंग टेस्ट के लिए, इस ड्राइविंग टेस्ट के लिए हम ए में क्या बोल रहे हैं, दिस टेस्ट। समझ में आया वो दिस मैं जब बोल रही थी, क्योंकि देखो यहाँ दिस आ रहा है, यहाँ दीज है, यहाँ इट है, मतलब ये सेंटेंस किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, स्टार्ट करने वाले नहीं है, जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करने वाला डी, डी में आया न्यू ड्राइविंग टेस्ट, राइट। अब उसमें क्या आया, दिस टेस्ट। ठीक है, तो डी के बाद में क्या आ गया, ए। ठीक है, डी के बाद में ए, इन चारों में से स्टूडेंट डी ए जो नियॉन लिंक है वो कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन क्या है, सी है स्टूडेंट। क्लियर, ये आपको अप्रोच एग्जाम में लगानी है, बट यहाँ पर जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो मैं आपको सारे जितने भी लिंक्स पॉसिबल है वो सारे बताऊंगी। तो देखो डी ए एक ही ऑप्शन में था आंसर। दूसरा देखो आगे हमने देखा कि इसने बोला है इट इज फुली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट्स टू टेस्ट एज स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स की बात हुई है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। और इसी के आगे जो बी में बोला गया है ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स, ये कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स है, ये वाली है
समझ में आया? तो सी और बी भी आपस में क्या हो गए हैं? नियॉन लिंक है सी बी। स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। पहले स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स की बात की और उसके बाद में उसके लिए यहाँ पर ये दीज आया, तो इससे समझ में आया कि पहले सी आएगा और बाद में बी आएगा। तो सी बी लिंक है, सी बी लिंक भी आप देखो एक ही ऑप्शन में। इन दोनों में से अगर आपको एक भी लिंक मिलता तो भी आप आंसर कर सकते थे। आंसर क्या बनेगा? सी। क्लियर? जंबल्ड के क्या कॉन्सेप्ट है? ये जंबल्ड की बुक है, इसमें आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे जंबल्ड को फास्ट सॉल्व करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। इसकी अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहो तो नियॉन ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सैम्पल फाइल मिल जाएगी, जहाँ से आप उन कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। आप खरीदना चाहते हैं तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड देयर फिलिंग द ब्लैंक यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। स्मार्टफोन हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी पार्ट बन गए हैं और उनका यूसेज हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। क्लियर? यहाँ पर देखो, देयर यूसेज, उनका यूसेज हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। अब वो यूसेज कैसा यूसेज हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो एक चीज़, अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं ले, इस फिलिंग द ब्लैंक में मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, सिंपली फिर से सेंटेंस पढ़ रही हूँ कि स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो भी सेंटेंस सही लग रहा है कि हाँ, उनका यूसेज हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। पर ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करने वाला यूसेज जो है, ये यूसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। फिलिंग द ब्लैंक में हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इस नाउन को मॉडिफाई करे, इस नाउन की विशेषता बताए कि कैसा यूसेज ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो आप यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? एक एडजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। क्लोज टेस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो हम क्लोज टेस्ट के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो 10 कॉन्सेप्ट है, वहाँ में 8वां कॉन्सेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पता हो ऑप्शंस के तो कैसे आंसर आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव देखना है। एक्सीड वर्ब है, एक्सीडिंग इसी की वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब ज्यादा। एक्सीडिंगली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, एक्सेसिव एडजेक्टिव, ओनली वन ऑप्शन इज देयर। एक ही ऑप्शन था जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव था। आपको चारों के मीनिंग में नहीं आ रहे थे तो भी आप इसको कर सकते थे कि यूसेज के बारे में विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव क्या है? एक्सेसिव है। क्लियर? समझ में आया कि स्मार्टफोन का ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? टू मच, बहुत ज़्यादा। क्लियर? ठीक है, एक्सेसिव के बारे में हम और बात करें तो एक्सेसिव और अनड्यू ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, टू मच, ज़्यादा के लिए क्या लेते हैं हम? एक्सेसिव या अनड्यू। ठीक है, बट इनके यूसेज में डिफरेंस है। यूसेज में क्या डिफरेंस है? देखो, एक्सेसिव यूज होता है जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा बताना चाहें, टू मच बताना चाहें, और वो जो हम बता रहे हैं वो किस पे बेस्ड हो? फैक्ट पे बेस्ड हो। किस पे बेस्ड हो? फैक्ट पे। जैसे एक्सेसिव ड्रिंकिंग है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव यूज भी कोलोकेशन है, एक्सेसिव यूज है। क्लियर? एक्सेसिव स्पीड हो सकती है। फैक्ट पे कैसे बेस हो गई स्पीड? देखो, जैसे हम 80 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड डिसाइड की गई है कि 80 से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर कोई 130, 140 चला रहा है तो वो स्पीड क्या है? एक्सेसिव है।
क्लियर, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है कि हम ये मानते हैं कि 80 किलोमीटर की स्पीड सही है, इससे ज़्यादा चला रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक्सेसिव। तो क्या क्या देखा हमने, एक्सेसिव स्पीड देखी, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव यूज, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ये एक्सेसिव के कोलोकेशन है। क्लियर, फैक्ट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट बात करते हैं अनड्यू की। ये सारे आप नोट्स बनाते चलना, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो सिर्फ ऐसे देखने से नहीं होगा, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तब ये नोट्स बनाए होंगे, तब याद आएगा कि मैम की गया और मैम ने बोला था उस टाइम, वो कॉन्सेप्ट भी करवाया था। क्लियर, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अनड्यू की बात करें तो अनड्यू जो है वो आता है ओपिनियन के, ओपिनियन आपकी राय में वो ज्यादा है, किसी की राय में वो ज्यादा है, तो उसके लिए क्या आता है, अनड्यू आता है। आपकी राय में वो रीजनेबल नहीं है, आप तो क्या आएगा, अनड्यू। जैसे अनड्यू की हम बात करें तो हमने बात की अनड्यू हार्डशिप, अनड्यू डिले भी होता है। हार्डशिप को समझो, हार्डशिप आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका रूममेट है या किसी दूसरे में रूम में रहने वाला लड़का है, वो दिन में 15-20 घंटे पढ़ता है, उसका टारगेट है कि उसको इंस्पेक्टर बनना है। क्लियर, और आपको लगता है कि 15-20 घंटे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 5-6 घंटे पढ़ के भी इंस्पेक्टर बना जा सकता है। ये आपकी राय है। क्लियर, आपको क्या लग रहा है कि 15-20 घंटे की मेहनत ये एक्सेस है, ये ज़्यादा है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए उस केस में क्या आता है स्टूडेंट, अनड्यू आता है। गॉट माय पॉइंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सेसिव किस पे बेस्ड होता है, फैक्ट पे, और अनड्यू आपकी ओपिनियन पे। ये दोनों का डिफरेंस है, बाकी दोनों सिनोनिमस है, दोनों का ही यूज किसके लिए होता है, ज्यादा के लिए होता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, smartphones have become an essential part of life and their excessive usage is now impacting human behavior. Next, we need to, हमें ज़रूरत है, filling the blank, think about digital detox. डिजिटल डिटॉक्स मतलब हमारे चारों तरफ जो डिजिटल दुनिया बन गई है, उससे हमें थोड़ा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सेम मैं वही बात कर रही हूँ जो हमने 5वें क्वेश्चन में की। यहाँ 6th में मैं कोई भी वर्ड अगर पुट नहीं करती हूँ तो क्या गलत होगा सेंटेंस? देखो, वी नीड टू थिंक, मैम बिल्कुल सही होगा। और टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। राइट और रॉन्ग, है ना? टू प्लस वर्ब फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट? इन्फिनेटिव होता है। फिर मैम इसके टू प्लस वर्ब फर्स्ट के बीच में कैसे कुछ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे में क्या होता है कि जो भी इन्फिनेटिव होते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, इन्फिनेटिव के बीच में जब हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जब हम पुट कर देते हैं तो वो केस बन जाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्प्लिट इन्फिनेटिव। समझ में आया? अब ये इन्फिनेटिव क्या हो गया? स्प्लिट। ये कौन सा केस हो गया? स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो यहां पर इस पोजीशन पे हमें ये पता चल रहा है अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि क्या आएगा? एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब को ढूंढ लेते हैं। सीरीज क्या है? नाउन है। सीरियसनेस क्या है? नाउन है। जनरली जो NESS सफिक्स होता है वो वर्ड जनरली नाउन होते हैं। क्लियर? सीरियस क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और सीरियसली ओनली वन ऑप्शन इज देयर। जो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए एक ही ऑप्शन है बच्चे, क्या? सीरियसली। ये हो गया एडवर्ब। आंसर
समझ में आया? स्प्लिट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है क्या? वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, मतलब थिंक को हमें मॉडिफाई करना है कि हमें सीरियसली थिंक की जरूरत है, सोचना है। एक ठीक है सोच रहे हैं, लेकिन सोचना भी कैसा है? सीरियस होके, सीरियसली सोचो, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है। तो सीरियसली थिंक, तो सीरियसली जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रही है? वर्ब को। कौन सी वर्ब को? थिंक को। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बिल्कुल बेसिक सा, टू वॉक। अब वॉक की बात हो रही है, तो चलना तो बहुत तरीके से हो सकता है, टहलना हो गया, सीरियस चलना हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें बोलूं टू कैजुअली वॉक, ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या बोलूं? कैजुअली। कैजुअली से क्या चीज क्लियर हो गई कि ये जो वॉक है, ये जो वॉक है ये कैसी? कैजुअल। कैसी वॉक? कैजुअल वॉक, ठीक है। तो वैसे ही सोचना, थिंक, कैसा सोचना? सीरियसली। क्लियर? तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो हमने किए, ये दोनों ही किससे हो रहे थे स्टूडेंट्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो रहे थे। नेक्स्ट, yes, the concept of disconnecting with filling the blank virtual word is not just a fact. सेंटेंस बोल रहा है कि हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस वर्चुअल वर्ड, जो एक वर्चुअल दुनिया बन गई है, उससे डिस्कनेक्ट होने का ये कोई फैड नहीं है। फैड का मतलब होता है कोई चलन, कोई क्रेज। जैसे क्रेज बदलता रहता है, टाइम टू टाइम क्रेज चेंज होता रहता है। तो डिजिटल वर्ड से, वर्चुअल वर्ड से डिस्कनेक्ट होना कोई क्रेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, वर्ड क्या है स्टूडेंट? नाउन। वर्चुअल क्या है स्टूडेंट? एडजेक्टिव, राइट। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आएगा? यहाँ पर कोई भी अगर बात करें, जैसे देखो आपने नाउन पढ़े होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। लेकिन मैम आर्टिकल्स तो कई बार एडजेक्टिव के पहले भी आते हैं। बिल्कुल, आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव के पहले हो सकती है, लेकिन आर्टिकल आएंगे किसके लिए? नाउन के लिए। यानी कि ये देखो, एक वर्ड है, कोई भी चीज है, एक बुक है, ठीक है। अब बुक है, नाउन है, हमने ले लिया अ, ठीक है। बुक कैसी है? बड़ी है, छोटी है, बेस्ट है, बेकार है, उसकी विशेषता बताने के लिए क्या आया? एडजेक्टिव। तो ये जो पोजीशन है ए की, ये कहाँ शिफ्ट हो जाती है? एडजेक्टिव के पहले। क्लियर? एलिफेंट है, हमने बोला एन एलिफेंट, फिर मैं बोलूं एलिफेंट है ना, वो वाइट था, तो एडजेक्टिव कहाँ आएगा? वाइट के पहले, अ वाइट एलिफेंट। गॉट माई पॉइंट? तो यहां पर हमें आर्टिकल लेना है, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शंस देखो, मैनी जो है, मैनी, मैनी किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। तो यहाँ प्लूरल है क्या? नहीं, ये तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, ठीक है। फैक्चुअली रॉन्ग भी है और ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, ए और एनी, ये हम लेते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्पेसिफिक नहीं होती है। तो यहाँ तो स्पेसिफिक दिया हुआ है, वर्चुअल वर्ड की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द वर्चुअल वर्ड। Clear guys? Yes, the concept of disconnecting with the virtual world is not just a fad. कि वर्चुअल वर्ड से डिस्कनेक्ट होने का ये जो बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई फैड नहीं है, ठीक है। आगे, इट इज द नीड ऑफ द आवर टुडे, ये ज़रूरत है, आज की ज़रूरत है कि हमें वर्चुअल वर्ड से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच nudged all smartphone users filling the blank a step backward and think. जो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर है किसके? स्मार्ट वीवो के, उन्होंने अपनी स्पीच में ये नज किया। नज का मतलब होता है किसी चीज को जेंटली पुश करना, ठीक है। जेंटली पुश करने के लिए क्या आता है? नज्ड।
उन्होंने अपने स्पीच में ये पुश करते हुए बोला है सारे स्मार्टफोन यूज़र्स को कि हमें एक स्टेप पीछे लेने की और सोचने की ज़रूरत है। हम इतना ज़्यादा फ़ोन को, इतने ज़्यादा लैपटॉप, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम जो अलग ही दुनिया में जा चुके हैं। क्लियर? तो हमें उसकी यूसेज को समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन आजकल आप देखते हैं घरों में भी या रूम में भी, देखो हस्बैंड वाइफ भी हो गए तो दो बैठे, दोनों अपने फ़ोन अलग अलग लेकर बैठे हैं। घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो वो आपस में, उनके बीच में एक जो बॉन्डिंग है वो है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल रहा है कि एक स्टेप पीछे लेने की और सोचने की ज़रूरत है। ऑप्शन है हमारे पास टू टेक, टू टेकिंग, टेक्स और टेकन। समझेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन ग्रामेटिकली रॉन्ग है, टू टेकिंग नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे मैम हाँ टू के बाद तो वर्ब फर्स्ट आती है इसलिए नहीं हो सकता। नहीं स्टूडेंट, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है समटाइम्स। लाइक जब हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या क्या, बी यूज टू, ठीक है, अकस्टम्ड टू, with a view to। क्लियर? इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनके लुकिंग फॉरवर्ड टू हम टू के बाद वर्ब की आईएनजी लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जिरंड और पार्टिसिपल में बहुत डिटेल से करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिर बात करते हैं टेकन की। टेकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले किसी हेल्पिंग वर्ब के बिना जनरली नहीं आती है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है टेक्स। टेक्स कौन सी फॉर्म है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट की बात तब करते हैं जो रूटीन एक्शन होता है, जो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, वहाँ पर बात होती है, तो वो बात नहीं हो रही है। ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। राइट आंसर है ए, टू टेक। क्यों है इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझनी है यहाँ। क्या? इन्फिनेटिव का यूज़ हम जनरली किसी पर्पस के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? पर्पस। तो मैम यहाँ तो पर्पस समझ ही नहीं आ रहा कुछ। यहाँ नहीं स्टूडेंट, जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, लेट्स आवर मोबाइल्स एंड प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस। तो इस सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि हमें सोचने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि स्मार्टफोन की वजह से हम अपने लव्ड वंस के क्लोज नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ जो पर्पस है वो टू टेक, ये जो इन्फिनेटिव है वो यूज़ होगा क्योंकि इसका क्या है? पर्पस है। समझ में आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नर्ज ऑल स्मार्टफोन यूजर टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड, कि अब एक स्टेप पीछे लो और सोचो। ठीक है, और पीछे लेने का पर्पस क्लियर हो गया है। क्या है? कि अपने लव्ड वन के क्लोज जाना। देखो, लेट्स फिलिंग द ब्लैंक आर मोबाइल्स एंड प्लेस टू बी क्लोजर। आओ हम अपने मोबाइल को क्या करें, ये ऑप्शन हमसे पूछ रहा है, और कमिटमेंट करें कि हम अपने लव्ड वंस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस। हम अपने लव्ड वन के करीब तभी जा सकते हैं जब हम अपना फ़ोन बंद करें। अदरवाइज़ हम जब तक फ़ोन में रहते हैं तो अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनके साथ में हमारी वो बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो सिंपली यहाँ आपको देखते ही समझ में आएगा क्या आंसर आएगा? स्विच ऑफ। ठीक है, लेट्स स्विच ऑफ आवर मोबाइल। हमारे आओ मोबाइल को क्या करना है? स्विच ऑफ करना है। तभी इस डिजिटल वर्ड से हम दूर जाएंगे और अपने लव्ड वन के पास जाएंगे। क्लियर? अब देखो स्विच अप देखें तो वैसे कोई फ्रेज नहीं है। स्विच इन जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज जो होता है, एक वन फ्रॉम अनदर, उसके लिए यूज़ होता है। स्विच ओवर जैसे स्टेशन हो या रेडियो हो, वहाँ चेंज करने के लिए हम स्विच ओवर लेते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ। क्लियर है गाइज? तो यहाँ ये हमारा क्लोज टेस्ट कंप्लीट हुआ। क्लोज टेस्ट के क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस बुक में बहुत डिटेल से दिया है। ये बुक अगर आप क्लोज टेस्ट इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये बुक आपको लेनी ही पड़ेगी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। इसकी सैम्पल कॉपी जो PDF है वो नियॉन, आप नियॉन की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ
फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस लेवल के कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है हमें। ए, ऑफुली। ऑफुली होता है एक्सट्रीमली, टेरिबली, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अनरूली, अनरूली होता है स्टूडेंट डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली का मतलब जो चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, लाइक अनरूली हेयर, अनरूली क्लास, अनरूली बिहेवियर, ठीक है। अनड्यूली, अनड्यू और एक्सेसिव के तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेस जो है वो फैक्ट पे बेस जो बातें होती है उसके लिए आता है, फैक्ट है, ज़्यादा बताया है। और अनड्यू किसके लिए आता है? ओपिनियन के लिए, ठीक है। होता ये भी क्या है? एक्सेसिव ही है। नेक्स्ट, फेथफुली। फेथफुली आपको पता ही है, वफादार, ईमानदार। यहाँ रॉन्गली स्पेल्ड है स्टूडेंट फेथफुली। कैसे? इस क्वेश्चन में ही इस आंसर की हिंट थी। आप अगर ध्यान से देखते, यहाँ देखो, ओफुली जो आपको गिवन है उसमें क्या आया है? FULLY आया है, और यहाँ पर फुली के लिए यूज किया सिर्फ सिंगल एल, जबकि आना क्या चाहिए? डबल एल। केयरफुली, ब्यूटीफुली, ओफुली, फेथफुली, ठीक है। फुली जब फुली FULLY फुली को जब आप यूज़ करते हैं सफिक्स में तो उसके लिए स्पेलिंग क्या बनेगी? FULLY। क्लियर? आंसर इसमें ही था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आंसर मिल जाता है। एक और चीज़, जनरली स्टूडेंट को ये भी लगता है कि मैम ly जब भी सफिक्स होता है, ly सफिक्स एडवर्ब के लिए आता है। बिल्कुल सही बात है, आता है एडवर्ब के लिए, लेकिन हमेशा ly एडवर्ब के लिए नहीं आता। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो ly सफिक्स होने के बावजूद भी एडवर्ब नहीं है स्टूडेंट, एडजेक्टिव है। यानी ly सफिक्स होने के बावजूद भी वो क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोस्टली, कावर्डली, डेडली, ठीक है, लवली, लाइकली, अनलाइकली, अगली, सिली, फ्रेंडली, ये जो वर्ड्स हैं एक्सेट्रा, ये और भी होंगे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ly होने के बावजूद भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी की स्माइल की बात करें तो स्माइल जो है, स्माइल का नाउन क्या है? स्माइल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। क्लियर? अब स्माइल के बारे में बताना चाहते हैं कि उसकी स्माइल जो है वो अच्छी है, फ्रेंडली है, तो इसको विशेषता बताने के लिए हम क्या ले लेंगे? फ्रेंडली स्माइल। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ ये फ्रेंडली क्या है स्टूडेंट? एडजेक्टिव है। समझ में आया? ये जो वर्ड्स हैं इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव रहेगा। आप फ्रेंडली, लवलीली ऐसे नहीं कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो ly है, क्या है? ly है, और समटाइम्स एडवर्ब है और समटाइम्स क्या है? एडजेक्टिव है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, इनके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, अच्छा स्कोर लाना है, तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो वो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को आप मिला सकें, आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन वही है जो मैम ने कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली है ना, डेली है, ईयरली है, मंथली है, अर्ली है, ठीक है, लेजरली है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं या एडजेक्टिव का। ठीक है? जैसे मैं बोलूँ आई गॉट अप अर्ली, एक सेंटेंस, ठीक है। दूसरा एन अर्ली ट्रेन,
दो सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस में अर्ली का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम नहीं है स्टूडेंट। कैसे मैम, अर्ली अर्ली दिख रहा है हमें, सेम क्या नहीं है? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अलग होता है ना। कैसे? देखो, आई गॉट अप अर्ली, तो यहाँ पर अर्ली जल्दी उठने की बात हो रही है, तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है क्या? नहीं, किसका होता है? एडवर्ब का। यहाँ पर अर्ली क्या है? एडवर्ब, ठीक है। एन अर्ली ट्रेन, ये तो बता दो, ट्रेन क्या है? नाउन। एन आर्टिकल, तो बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ अर्ली क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? तो कुछ वर्ड्स हमने देखे जो एलवाई होते हुए एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। कुछ वर्ड्स हमने देखे जो एलवाई होते हुए भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, select the most appropriate synonym of the given word. गाइल, गाइल जो होता है क्लेवर होता है बट थोड़े डिसऑनेस्ट मेथड जो यूज करता है वो होता है गाइल, ठीक है। इंट्यूशन, इंट्यूशन जब आपको किसी चीज़ के होने के बारे में आपको फीलिंग्स होती है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अच्छे या बुरे, उसके लिए आता है इंट्यूशन। क्लियर? सरफीट, सरफीट का मतलब होता है एक्सेस, ज़्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिंसियरिटी तो आप सभी जानते ही हैं, आप सभी सिंसियर अपनी पढ़ाई को लेके, सिंसियरिटी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा गाइल का सिनोनिम। सिनोनिम होगा डिसीट। क्लियर? डिसीट और गाइल ये एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब डिसेप्शन, धोखा देना, चालाकी करना, डिसऑनेस्ट मेथड से, वो क्या होता है? गाइल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पे देखो, पॉपुलरली, पॉपुलर से बना है, बैगरली, बैगर, जोकुलरली, मतलब जोकुलर क्या होता है स्टूडेंट? जो मजाकिया होता है, जॉली होता है, जोवियल होता है, ठीक है। रॉन्ग स्पेल है डी, मैंने बता दिया ये, बाकी ये आप खुद कर सकते थे। अगर आप पूरे पेपर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता तो ये आप कर सकते थे। ये देखो स्टूडेंट, अभी अभी हम सिंसियरिटी की स्पेलिंग करके गए हैं, क्या आया है? SINCERITY। सिंसियरिटी हिंट पेपर में थी, यहाँ क्या कर रखा है? ए लगा रखा है, तो ए नहीं आएगा ना, इस ए की वजह से क्या बनेगी स्पेलिंग? SINCERELY। ठीक है, अब ये हिंट यहाँ थी, ये फ्री के मार्क्स थे आपके। चलो आगे चलते हैं, ऐसे ध्यान रखना है आगे। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपका ये वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी पेपर को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पैसिव फॉर्म, ठीक है। द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पुलिस ने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को पीटा है, नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, ठीक है। अब देखो ये लास्ट नाइट से क्या हिंट मिल रही है कि ये सेंटेंस किसका है? पास्ट सिंपल। किसका है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, किसमें? एक्टिव। पास्ट सिंपल में वर्ब की एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जो बीट है, बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीट ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और बीटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। पास्ट सिंपल की एक्टिव स्ट्रक्चर वर्ब सेकेंड, पास्ट सिंपल की पैसिव स्ट्रक्चर वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सिंपली मैं एक्टिव पैसिव में नरेशन में स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि हमें क्या करना है? वर्ब की फॉर्म देखनी है और आंसर करना है। क्लियर? हमें क्या देखना है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है क्या? वर्ब बीइंग है, नहीं हो सकता, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव है। हैड बीन बिटन, ये पास्ट परफेक्ट पैसिव है। हैज बीन बिटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है। आंसर है वर्ब बिटन। ओनली वन ऑप्शन इज देयर, डी। क्लियर? बाकी चीजें तो हमने देखी ही नहीं। लास्ट नाइट को भी, इसमें लास्ट नाइट को चेंज नहीं किया, इसमें लास्ट नाइट को चेंज नहीं किया, वो तो बाद की बातें हैं। जब वर्ब की फॉर्म दो में सेम होगी तब तो हम आगे की चीजें देखेंगे।
वर्ब की फॉर्म ही अलग है, तो फिर तो देखने की जरूरत ही क्या है, आंसर हो गया सीधा। वर्ब क्यों आया वो भी देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, इसको समझेंगे जब हम सब्जेक्ट के रूप में अ नंबर ऑफ यूज करते हैं, उस केस में आगे आने वाली वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ के बाद में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, ठीक है। और इसी में अगर अ की जगह हम कर देते हैं द, ठीक है, द नंबर ऑफ होगा तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। क्लियर, यहां देखो अ नंबर ऑफ था तो वर्ब क्या आई, प्लूरल, ठीक है। द नंबर ऑफ होता तो वर्ब क्या लेते हैं हम, सिंगुलर। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब का। नेक्स्ट, सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटिनी, सुपरविजन, ठीक है, वो सर्वेलेंस होता है। आपसे पूछा है इसका एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम देखो, ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इसका एंटोनिम क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अटैक। अटैक करना, किसी पे आक्रमण करना, नहीं हो सकता। विजिलेंस, विजिलेंस होता है अलर्ट, वॉचफुल, है ना, तो वो तो इसके जैसा ही लग रहा है, सर्विलेंस जैसा, ये तो इसका सिनोनिम लग रहा है। हाँ लग रहा है भाई, सिनोनिम है। और ये बात मैम ने बहुत बार बोली है कि जब भी सिनोनिम पूछा जाता है तो उसमें सिनोनिम आंसर के साथ एक एंटोनिम ज़रूर दे देता है, और जब एक एंटोनिम पूछा जाता है तो सिनोनिम दे देता है। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो इसको टिक कर देते हैं, और क्या हो जाता है, -1.25, और उसकी वजह से आपकी पसंद की पोस्ट, आपका जो प्रेफरेंस है, आप वो सारी चेंज हो जाती है, क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए यहाँ मारामारी है ना। तो बिल्कुल भी ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे सिली मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। मैं आपको बताऊं तो एक बार 2014 की सीजीएल की बात है, ठीक है, पेपर में आया साइलेंट, साइलेंट वर्ड का सिनोनिम पूछा गया। स्टूडेंट बहुत खुश हुए, अरे साइलेंट, साइलेंट तो बहुत इजी वर्ड है, इसका भी कोई सिनोनिम। एग्जामिनर ने ऑप्शन क्या दिए पता है, ये दिए क्वाइट और ये क्वाइट, दोनों ही क्वाइट। अब जो बच्चा क्वाइट पढ़ के, हाँ ये तो पढ़ता है कि क्वाइट सिनोनिम होता है, लेकिन क्वाइट में भी ऑप्शन 2 दे दिए, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि क्वाइट कौन सा। ये क्वाइट भी करके आए आधे से ज़्यादा बच्चे, मैम क्वाइट ही तो था। अरे क्वाइट था बच्चे, लेकिन क्वाइट ये वाला, कीप क्वाइट, चुप के लिए आता है, ये आधे करके आए ये जो परफेक्टली कंप्लीटली के लिए आता है, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है स्टूडेंट, इनका ध्यान रखना है। इसमें सब कुछ आते हुए, इतनी मेहनत करते हुए भी हम पिछड़ जाते हैं तो बहुत दुख होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब आप समझते हैं सहन करना, ठीक है। एंड मतलब रूट वर्ड में देखें इनटू, और ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, जो हार्ड है, हर किसी परिस्थिति में परेशान नहीं होता है, सहन करता है, उसकी जो सहन शक्ति है वो क्या है, एंड्योरेंस। क्लियर। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, सीपीयू 2018 में था ये एंटोनिम पूछा गया था इसका। एंटोनिम है स्टूडेंट इसका इंडोलेंट। क्या है, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब, इंडोलेंट देखो, इनका मतलब क्या हो गया, नॉट, है ना। डोल का मतलब होता है पेन, जो कोई पेन नहीं लेना है, जिसको कोई दर्द कष्ट नहीं होना चाहिए, आराम से मैं तो खाऊंगा सोऊंगा, कोई काम नहीं करना है मुझे, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, आलसी, ठीक है, वही होते हैं इंडोलेंट। लेजी, लेथार्जिक, जिसको कोई पेन नहीं लेना है, लाइफ में कोई पेन नहीं चाहिए, बस आराम चाहिए, आलस चाहिए, वो होता है इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट, यहाँ डोल से एक और वर्ड भी बनता है, डोलफुल। डोल रूट वर्ड है, डोल मतलब क्या है, पेन, है ना, तो डोलफुल मतलब जो सैड है, दुखी है, पेन में है। क्लियर। एंड्योरा में एन इंटू, ड्यूरा मतलब हार्ड। आप कॉमनली ऐसे बोलते हो, ड्यूरेबल, फोन खरीदने जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, ऐसा सेट दिखाइए जो ड्यूरेबल हो, जो अच्छा चले, मतलब ऐसा कोई फ्रेजाइल सा नहीं हो कि जाते टूट फूट जाए। तो ड्यूरा क्या है स्टूडेंट, ड्यूरा रूट वर्ड का मतलब क्या है, हार्ड। रूट वर्ड के ऊपर मेरी बुक आती है, वर्ड पावर बुक।
वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से वर्ड्स को कट करके बहुत अच्छे से समझा रखा है और पूरी आपको लिस्ट दे रखी है, वो आप देख सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर की बात करें तो सर्विलेंस का जो अपोजिट पूछा है वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। बाकी तीनों ऑप्शंस तो हमने चेक कर ही लिए, विजिलेंस वॉचफुल या अलर्ट होता है, एंड्योरेंस मतलब सहन करना, सहन शक्ति होता है, अटैक मतलब अटैक करना। सर्विलेंस का एंटोनिम है, क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या नहीं, जो बोल्ड किया हुआ पार्ट है ये वाला। देखो, लिनोवो हैज़ लॉन्च्ड, लिनोवो ने लॉन्च किया है थिंकपैड 11 फोल्ड, द वर्ल्ड फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप विच इज क्लेम्ड टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेस। लिनोवो ने थिंकपैड 11 फोल्ड लॉन्च किया है जो वर्ल्ड की फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप है और जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है कि ये भी उतना ही ड्यूरेबल है जितना कि उसकी दूसरी डिवाइसेस, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, उस दो इक्वल चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो उस केस में हम लेते हैं स्टूडेंट एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज व्हेन वी आर कंपेयरिंग द इक्वल थिंग्स। क्लियर। अब यहाँ इक्वल है ना कि जैसी उसकी दूसरी डिवाइसेस है वैसे ही उसने ये डिवाइस बनाई है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एज ड्यूरेबल एज। क्लियर। नेक्स्ट 16, यहाँ हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट ध्यान रखेंगे, एक्टिव पैसिव और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो स्टूडेंट गलत करते हैं उसका मेन रीज़न है कि वो दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देते हैं। पैसिव करते टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, टेंस चेंज नहीं करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें क्या पता रहना चाहिए कि हमें टेंस चेंज करना है। सबसे पहले टेंस देखना है और वो कौन से टेंस में जाएगा वो देखना है। जैसे देखो, डू यू अटेंड, डू यू अटेंड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, राइट। प्रेजेंट सिंपल है, किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चाहे इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंपेरेटिव हो, सबको किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। डू यू अटेंड किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड, ठीक है। ही आस्क्ड क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में क्यों छेड़छाड़ करते हैं, नहीं, हम कोई चेंज नहीं करते हैं, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बी में कर रखा है इज आस्किंग, नहीं हो सकता, हैड आस्क्ड नहीं हो सकता, आस्क्ड ये भी नहीं हो सकता, सिंपली एक ही ऑप्शन था, वो था ए। क्लियर। इस टेंस की बात करें तो यहाँ कर रखा है वॉज अटेंडिंग, नहीं कर सकते। यहाँ कर रखा है अटेंड प्रेजेंट सिंपल, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर हम देखें ए और बी, इन दोनों में अटेंडेड अटेंडेड तो था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ इज आस्किंग कर दिया था, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ हमें जो अंडरलाइन पार्ट है वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, इसको चेक करना है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ रिपोर्टेड दैट every day India witnessing the death of over 2000 babies aged less than 1 year। जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, 1 साल से छोटे 2000 बच्चे डेली इंडिया में जिनकी डेथ हो रही है, ऐसी रिपोर्ट आई है सामने, ठीक है। इंडिया विटनेसिंग द डेथ। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, इंडिया विटनेसिंग, यहाँ आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, ना, वर्ब की आईएनजी है बट हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा हिंट हमें मिल रहा है एवरीडे और इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस किस में होना चाहिए,
एवरी डे, एवरी ईयर, ये कहाँ आते हैं स्टूडेंट? सिंपल प्रेजेंट में। और यहाँ इट इज रिपोर्टेड, ये अगर पैरेलल भी देखे सेंटेंस को तो ये पैरेलली भी किस में है? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ है? मैम सिंपल प्रेजेंट तो सी और डी दोनों में है, मैं तो डी भी करके आया हूँ आंसर। अच्छा, क्यों किया भाई डी आंसर? ये ऊपर तो मैम ये भी तो इंडिया के हिसाब से सिंगुलर फॉर्म ही है विटनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला मुझे ये कि मैम ये भी तो सिंगुलर फॉर्म है। अरे नहीं भैया, ये सिंगुलर नहीं है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपने तो बस कहीं भी एस देख लिया, किसी के वर्ड लास्ट में एस लग गया तो बस ठीक है, नहीं। विटनेस, एसेस, पजेस, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मैम जैसे देखो विटनेस है ये वाला, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये विटनेस है तो डबल एस आया है, ठीक है। डबल एस इसके वर्ड में ही है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको इसको सिंगुलर में यूज करना है तो आपको इसके आगे एन ई डबल एस के आगे ई एस लगाना पड़ेगा भाई, तब बनेगी ये सिंगुलर। ऐसे भी गलती करके आए हैं बच्चे, पजेस में भी होता है, एसेस में भी होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखें, ऐसी गलतियों से बचें। मेरा मोटो यही है। राइट आंसर होगा सी, इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, ईएस लगाने से सिंगुलर बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म, इंडिया विटनेसेस द डेथ। ए में क्या है? विल बी, जो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई मेट अकबर पदमसी, one of the pioneers of Indian art, he was 87 but still alert and active। यहाँ हमें ग्रामेटिकल एरर क्या है सेंटेंस में, कहाँ है, उसको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ क्लियर बोला है कि मैं किससे मिला? अकबर पदमसी से, यानी स्पेसिफाई कर दिया किससे मिला है। और वो क्या थे? जो पायनियर्स थे उनमें से एक। पायनियर जो फर्स्ट किसी चीज़ की स्टडी करता है, स्टार्ट करता है। तो यहाँ जो स्पेसिफाई होने के बाद यहाँ पायनियर के पहले हम ए नहीं लेंगे, ए की जगह द आएगा। और कंस्ट्रक्शन भी क्या होती है? वन ऑफ द। क्लियर? तो यहाँ जो एरर है वो हो जाएगा डी पार्ट में। क्या होगा सही? वन ऑफ द। ए तो वैसे भी ए किसके लिए आता है स्टूडेंट? सिंगुलर के लिए। यहाँ क्या है? पायनियर्स। क्या है? प्लूरल, ठीक है। तो ए नहीं आएगा और स्पेसिफाई कर दिया है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? द लेंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमें एप्रोप्रिएट वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक देखना है। पदमसे वर्कड लाइक अ मैथमेटिशियन। पदमसे ने एज अ मैथमेटिशियन वर्क किया, ठीक है। एंड वॉज अ, और वो क्या थे? ट्रू फिलिंग द ब्लैंक हु एक्सपेरिमेंटेड विद न्यूमरस मीडियम। वो ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे, न्यूमरस मतलब नंबर में ज़्यादा, बहुत सारे मीडियम्स में जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ हु के पहले हमें एक वर्ड को पुट करना है। आज की क्लास में हमने ये चीज़ बहुत बार डिस्कस कर ली है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, वही दोबारा देखनी है। क्या ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्या आना है? नाउन। क्या आएगा? नाउन। क्लियर? नाउन की बात करें तो यहाँ लिटरेरी एडजेक्टिव है, तो ये नहीं हो सकता। लिटरेरी का मतलब कनेक्टेड टू द लिटरेचर, लिटरेचर से संबंधित क्या होता है? लिटरेरी, तो ये नहीं आएगा। वॉलंटरी की बात करें तो वॉलंटरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं। ज़्यादा इसका यूज़ एडजेक्टिव का है, मतलब वोल माने टू विश, जो अपनी इच्छा से जो कोई काम करता है वो वॉलंटियर, हम बोलते हैं ना वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, तो वोल क्या है? टू विश। ये तो इसका एडजेक्टिव में मीनिंग है। नाउन में इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ म्यूज़िक। जो पीस ऑफ म्यूज़िक है वो जहाँ चर्च में प्ले किया जाता है किसी भी सर्विस के पहले बाद में, उसके लिए आता है वॉलंटरी।
तो यहाँ ऐसी कोई भी बात हुई है क्या कि चर्च में कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा हो जिसके बारे में बात हो रही हो, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, एडवर्सरी पे आते हैं। एडवर्सरी नाउन तो है, एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट, विरोधी, एनिमी, एन एनिमी। क्लियर? एनिमी, विरोधी को एडवर्सरी बोलते हैं। तो एक ट्रू एडवर्सरी की जरूरत है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा स्टूडेंट विजनरी। विजनरी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसका फ्यूचर के लिए कोई विजन होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। यानी कोई इंडस्ट्री है, कोई कंट्री है, वो आगे उसके क्या फ्यूचर है, कहाँ वो जा सकती है, उसका विजन जिसके पास होता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं विजनरी। क्लियर? और एक चीज़, ट्रू और विजनरी, ट्रू विजनरी एक कोलोकेशन है स्टूडेंट। ठीक है, ट्रू विजनरी क्या है? कोलोकेशन भी है। ये भी आप अपनी कॉपी में ऊपर बड़े बड़े, जहाँ ऊपर जो जगह होती है ना, वहाँ स्टार बना के लिख लेना, ट्रू विजनरी। क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजनरी। नेक्स्ट, यहाँ हमें क्या करना है? वन वर्ड देखना है। समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो चीज़ जेन्युइन है, ओरिजिनल है, ठीक है, वो क्या होगी? देखो, सबसे पहले आता है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट इम्प्रेसिव, स्प्लेंडिड, शानदार, ठीक है, ओ इंस्पायरिंग, बहुत ही शानदार, क्योंकि साइज में, व्यू में बहुत बड़ा है, ब्यूटीफुल है, उसके लिए क्या आता है? मैजेस्टिक। जैसे मैजेस्टिक कासल हो सकती है, ठीक है, मैजेस्टिक कासल, मैजेस्टिक रिवर हो सकती है, मैजेस्टिक व्यू होता है। ठीक है, तो समथिंग दैट इज जेन्युइन, तो वो तो मैजेस्टिक तो नहीं होगा। मैजेस्टिक तो हमने पढ़ लिया, इम्प्रेसिव, भव्य, शानदार, स्प्लेंडिड। ठीक है, फिर देखो अनरियल, जो जेन्युइन है वो अनरियल तो नहीं होगी, वो तो रियल होगी, तो ये तो उसका उल्टा है, बिल्कुल ही एंटोनिम एंटोनिम है अनरियल। फिर बात करते हैं एकेडमिक। एकेडमिक क्या होता है? रिलेटेड टू द एजुकेशन, है ना, जैसे एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक करियर, ये होता है एकेडमिक। तो जेन्युइन है वो, एकेडमिक तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। राइट आंसर है स्टूडेंट ऑथेंटिक, जो रियल है, प्रिंसिपल्ड है, जेन्युइन है, फेक नहीं है, वो क्या होता है स्टूडेंट? ऑथेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखना है हमें। ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है ये फाइंड करना है। ठीक है, देखो, योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल, तुम्हारी स्किल, जो लोगों को चेयर अप करने की तुम्हारे पास जो स्किल है। हु आर स्ट्रेस्ड आउट, जो स्ट्रेस आउट होते हैं, जो वुंड अप है, जो घायल है, और जनरली जस्ट एनॉयड है, जो गुस्से में है, उन लोगों को तुम जिस तरह से चेयर अप कर देते हो, ये तुम्हारी एक अच्छी स्किल है। तुम्हारे पास ये स्किल है कि तुम उनको चेयर अप कर देते हो। हाँ भाई है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो एरर है वो एरर आएगा स्टूडेंट यहाँ लाए में। वैसे तो लाए और ले में स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, इसके लिए मैं अलग से और वीडियो बना के दूंगी। क्वेश्चंस भी आपको अगर कहीं मिलते हैं लाए और ले के, तो वो भी आप मुझे बताना इसी वीडियो के नीचे, ताकि वो भी हम डिस्कस करेंगे। लाए और ले का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं अलग से आपको एक वीडियो में दूंगी। ठीक है, यहाँ लाए ले का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट वर्ब में हम क्या पढ़ते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, सिंपल बात है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, योर स्किल, योर स्किल, तुम्हारी स्किल क्या है स्टूडेंट? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। लाई, लाई क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा? एस, लाइज। सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो इम्प्रूव कहाँ हो जाएगा? सी पार्ट में, योर स्किल लाइज।
सिंपल था। लाई और ले का डिफरेंस हम ज़रूर करेंगे, और लाई और ले पे जो जो आपके कन्फ्यूज़न है, आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन है जहां आप कन्फ्यूज्ड हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक करना है हमें। देखो, इफ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, अगर जो मर्डर की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की जाती, द वर्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द ट्रेजेडी। वर्ड जो है उसको ट्रेजेडी के बारे में वर्ड जो है वो रिमेन रह जाता, क्या रह जाता, ये हमसे पूछा है, ठीक है। सबसे पहले देखो रिनाउंड, वर्ड रिनाउंड रह जाता अगर मर्डर की क्लिप नहीं दी जाती तो नहीं, तो फैक्चुअली रॉन्ग है स्टूडेंट। रिनाउंड का मतलब तो क्या होता है, बहुत ही फेमस, है ना। जैसे ऑथर के लिए आता है रिनाउंड ऑथर, बहुत ही फेमस के लिए क्या लेते हैं, रिनाउंड, जिसको सब जानते हो, जिसका नाम हो, वो क्या है, रिनाउंड है। तो ये तो नहीं होगा। फिर आता है रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब एक्नॉलेज्ड, ठीक है, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग है, ये भी पॉजिटिव कॉनोटेशन के इससे जुड़ा हुआ है, दोनों ही फैक्चुअली रॉन्ग हो गए। फिर आप जो कंफ्यूज हुए होंगे वो इन दोनों में हुए होंगे, जिसमें से एक आंसर है और एक रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन आंसर नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो अनकन्फर्म्ड की बात करते हैं और अनअवेयर। द वर्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड अनकन्फर्म्ड ऑफ द ट्रेजेडी, की वो ट्रेजेडी के बारे में कंफर्म नहीं होते। कंफर्म तो जब हम किसी चीज़ हुई या नहीं उसके कंफर्म करने के लिए उसके फैक्ट्स ढूंढते हैं, ये होता है। और अनअवेयर कि उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, वो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं रह पाते, उन्हें पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। तो देखो, इफ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप नहीं शेयर की जाती, द वर्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ द ट्रेजेडी। वर्ड जो है वो ट्रेजेडी से अनअवेयर रहता, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या ट्रेजेडी हुई थी, क्या नहीं हुआ था, ठीक है। अनकन्फर्म तो क्या होता है स्टूडेंट, नॉट कन्फर्म, मतलब हुआ नहीं हुआ उसको कंफर्म करने की बात है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ट्रेजेडी के बारे में अवेयर होने की बात कर रहा है, इसलिए क्या आएगा, अनअवेयर। क्लियर, कि उनको ट्रेजेडी के बारे में पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी क्या ट्रेजेडी हुई है, नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमें वन वर्ड है दैट विच इज नो लॉन्गर यूज्ड, जो अब यूज में नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा। अब देखो, सबसे पहले रिलक्टेंट को देख लेते हैं। रिलक्टेंट का मतलब होता है स्टूडेंट अनविलिंग, अनिच्छुक। क्या होता है, अनिच्छुक। हेजिटेटिंग, जो हेजिटेट होता है, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, उसके लिए क्या आता है, रिलक्टेंट। तो ये तो नहीं पूछा है, ठीक है। डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा पावरफुल, इंटेलिजेंट समझता है, वो डोमिनेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब एम्पल, मतलब मोर देन एनफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एम्पल जो होता है वो होता है अबंडेंट, तो ऐसा भी नहीं पूछा। ये तो पूछ रहा है नो लॉन्गर यूजफुल, ठीक है, ये तो उल्टा ही मतलब दे रहा है, ठीक है। राइट आंसर होगा रिडंडेंट। रिडंडेंट होता है रिपीटिशियस बोल सकते हैं, सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं, एक जो यूज़ में नहीं है, अब जिसका कोई यूज़ नहीं है वो क्या होता है, रिडंडेंट। इवन किसी कंपनी में भी जो पर्सन विदाउट अ जॉब नहीं है, क्यों, क्योंकि उस कंपनी में उसके लिए कोई काम ही नहीं बचा है, तो उस केस में भी रिडंडेंट आता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिडंडेंट। सिनोनिम्स हो गए, सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं आप, रिपीटिशियस बोल सकते हैं। नेक्स्ट, असर्शन। असर्शन का मतलब होता है क्लेम, दावा, मतलब कोई चीज़ सही है, आप दावा कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या आता है, असर्शन, ठीक है। रिजेक्शन, आपसे क्या पूछा है, सिनोनिम, क्या कर रहे हैं हम, सिनोनिम, ठीक है। रिजेक्शन तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया, रिजेक्ट करना, डिनाई करना, मना करना, नहीं हो सकता। डिस्कशन आप सभी जानते ही हैं, डिस्कस करना, तो क्लेम और डिस्कशन नहीं। कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू,
तो कंटिन्यूटी की भी बात नहीं हो रही है। राइट आंसर होगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है? घोषणा करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेम, असर्शन, डिक्लेरेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमसे एंटोनिम पूछा है, राइट? एंटोनिम पूछा है डिमोलिश का। डिमोलिश क्या होता है स्टूडेंट? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेट, रूइन, मतलब कोई चीज़ बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, विध्वंस हो जाना, क्या होता है? डिमोलिश। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई रुकावट, हाइंडर। ठीक है। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है किसी लॉ को या सिस्टम को रद्द कर देना, एंड कर देना, एंड अ लॉ, किसी लॉ सिस्टम को बंद रद्द कर दिया है, खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, वो होता है अबॉलिश। ठीक है। चेरिश का मतलब होता है किसी से प्यार करना, टू लव somebody, somebody या something very much, वो होता है चेरिश। तो ये तो तीनों ही मीनिंग नहीं है, तीनों इसके अपोजिट नहीं जा रहे हैं। अपोजिट हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय कर देना, और कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, बिल्ड करना। क्या? बिल्ड। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टूडेंट। वैसे भी मोलिस्ट जो होता है उसका मतलब कंस्ट्रक्ट करना ही होता है रूट वर्ड्स में, और डी जो है वो इसके अपोज कर रहा है यहाँ। तो कंस्ट्रक्ट को अपोज करता है कौन? डिमोलिश। ठीक है। तो डिमोलिश तो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, और कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, बिल्ड करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।